आज हम लोग का सामान्य अध्ययन की तैयारी के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण विषय इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक टॉपिक्स है। भारत का राष्ट्रपति यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप आईएएस का एग्ज़ाम दें या बीपीएससी का या फिर कोई जनरल कंपटीशन। हर एक एग्ज़ाम में राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 5 में है और अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से राष्ट्रपति के टॉपिक्स को हम लोग दो भागों में बांट करके देखेंगे। पहला भाग सैद्धांतिक भाग होगा और दूसरा भाग व्यवहारिक भाग होगा। सैद्धांतिक भाग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति कौन व्यक्ति हो सकता है, कैसे हो सकता है और यह किस रूप में काम करता है। जबकि व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति को जो अधिकार और पावर और शक्तियाँ मिली हुई है उसका अध्ययन हम लोग व्यवहारिक भाग के अंतर्गत करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सैद्धांतिक भाग के अंतर्गत देखें कि राष्ट्रपति का पद क्या और किस रूप में हमारे संविधान में है। तो सबसे पहला जो आता है वो अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक और फिर 71 तक में जो है आपको राष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान है, जो प्रावधान सैद्धांतिक भाग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति से संबंधित वो आ जाता है इसके व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। तो पहला जो अनुच्छेद 52 है वह राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा करता है और कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एकमात्र लाइन है अनुच्छेद 52 में। यही वजह है कि हमारे देश में एक ही राष्ट्रपति होता है, मंत्री की तरह कई नहीं होते हैं। दूसरा है अनुच्छेद 53। यह कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह पैदा हो सकता है सवाल कि कार्यपालिका का क्या मतलब होता है। तो कार्यपालिका का जो सामान्य तौर पर अर्थ होता है वो ये होता है कि कानून को लागू करने वाली संस्था। तो कानून को लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। हमारे लोकतांत्रिक देश में दो तरह की कार्यपालिका है, एक राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा नौकरशाही कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा जो है नौकरशाही कार्यपालिका। तो राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्रिपरिषद मतलब सरकार आता है और नौकरशाही के मतलब अधिकारी गण आते हैं। तो ये दो तरह की कार्यपालिका होती है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अनुच्छेद 52 जो कहता है वो क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी, एग्जीक्यूटिव पावर जो होगा वह राष्ट्रपति में निहित होगा। तो कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगा? तो कहता है राष्ट्रपति में निहित होगा। तो राष्ट्रपति में निहित होने का मतलब है कि कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होगा हमारे देश में? तो राष्ट्रपति होगा, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है और यह भी जानते हैं कि आज के युग में पूरी दुनिया में शासन व्यवस्था का दो मॉडल है। एक राष्ट्रपति शासन प्रणाली जिसको अध्यक्षीय शासन प्रणाली भी कहते हैं और दूसरा जो है वो संसदीय शासन प्रणाली। अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है। तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली में जो होता है शासन का प्रधान, वास्तविक प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि संसदीय व्यवस्था में
जो है औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद होता है। तो इसलिए कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित है, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो औपचारिक जो है प्रधान है, औपचारिक संवैधानिक प्रधान है। इसी में आगे कहा गया है कि यह रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा। तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वह हमारी सेना का सुप्रीम कमांडर होगा। यह इसी अनुच्छेद जो है 53 में कहा गया है। अब आता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो संसदीय व्यवस्था हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन से हमारे संविधान में लिया गया है। तो ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्र प्रमुख होता है वो वहाँ का राजा, क्राउन मतलब अभी वहाँ की रानी है। लेकिन वहाँ के राजा का पद वंशानुगत है। हमारे देश में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है, इसलिए कि हमारा देश गणतंत्र घोषित है, रिपब्लिक घोषित है। इसलिए हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन होता है। तो ये हमारे संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 54 में चर्चा क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो अब है कि निर्वाचन में भाग कौन लेगा? तो निर्वाचन में भाग लेने की जो बात है तो कहता है क्या कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। तो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, निर्वाचक मंडल के द्वारा। अंग्रेजी में इसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। तो अंग्रेजी में इसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है और संविधान में कहा गया कि एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। तो इस निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होगा? तो कहता है संसद का निर्वाचित सदस्य, संसद का निर्वाचित सदस्य, उसके बाद विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। उसके अलावा 1992 में संविधान में 70वां संशोधन हुआ। उसमें कहा गया कि दिल्ली और पांडिचेरी, जो कि आज के डेट में पुडुचेरी कहलाता है, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभा है उसके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। तो दिल्ली प्लस पांडिचेरी, जो आज के डेट में पुडुचेरी है, पुडुचेरी में जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये कब हुआ? 1992 में 70वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था हुआ। तो इस तरह से जो है संसद का निर्वाचित सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन नहीं भाग ले सकता है। तो भाग नहीं लेगा लोकसभा का मनोनीत सदस्य, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य और प्रत्येक राज्य विधानसभा का मनोनीत सदस्य प्लस जो है विधान परिषद का सदस्य। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा का निर्वाचित है का मनोनीत सदस्य ये लोग भाग नहीं लेगा। और उसके अलावा जो है विधान परिषद का जो सदस्य होगा, विधान परिषद का सदस्य, ये लोग जो हैं ये लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये लोग हैं जो भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में।
तो ये जो है आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेगा और कौन भाग नहीं लेगा, ये यहाँ पर जो है आ जाता है, स्पष्ट हो जाता है। अब है कि अनुच्छेद 55 आता है। अनुच्छेद 55 जो आता है ये क्या कहता है? तो अनुच्छेद 55 जो है यह कहता है निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन के बारे में। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा इसका चर्चा है अनुच्छेद 55 में। तो कहता क्या अनुच्छेद 55 कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक जन प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के आधार पर होगा। तो यहाँ पर जो है निर्वाचन के बारे में क्या है? पहला है समानुपातिक जनप्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति, उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से उसके बाद गुप्त मतदान। तो ये जो है यहाँ पर आता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन का तरीका। यहाँ पर दो तरीका जो है इसको हम लोग समझेंगे। पहला समानुपातिक जन प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है और दूसरा एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है। तो ये जो समानुपातिक जन प्रतिनिधित्व है इसका जो व्यवस्था है वो समरूपता के सिद्धांत के अंतर्गत है। समरूपता का सिद्धांत इससे झलकता है। समरूपता का सिद्धांत, तो ये जो समरूपता का सिद्धांत है इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि हमारे देश में एक नहीं कई राज्य हैं, तो सभी राज्यों के मत मूल्यों में समरूपता हो, समानता हो, इसके लिए ये व्यवस्था अपनाया गया है। उसके अलावा हमारे देश के प्रत्येक राज्य में विधानसभा है और फिर संसद है। तो संसद और राज्य के में जो विधानसभा है उसके मत मूल्यों में समरूपता हो, इसीलिए ये समानुपातिक जनप्रतिनिधित्व अपनाया गया है। तो मतलब क्या है कि विभिन्न राज्यों के मत मूल्यों में समानता लाना है, इसके लिए ये व्यवस्था है। और दूसरा संसद और विधानसभा के मत मूल्यों में समानता लाना है, इसीलिए समानुपातिक जनप्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाया गया। अब है कि दूसरा इसमें जो है प्रणाली वो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग सामान्य तौर पर लोकसभा, विधानसभा, पंचायत या नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव में वोट डालते हैं, तो एक वोटर जो होता है उसके वोट का वैल्यू एक ही होता है। अगर एक से ज़्यादा हम वोट डालते हैं तो हमारा वोट कैंसिल हो जाता है, अवैध हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि एक वोटर कई वोट डाल सकता है, ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत। तो ये जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, तो इसमें वरीयता क्रम के आधार पर जो है कोई भी वोटर वोट डाल सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो वोटर होगा वो जाएगा वोट डालने। तो अगर सपोज कर लीजिए कि 4 उम्मीदवार है ABCD करके,
तो ABCD करके जो 4 उम्मीदवार है उसकी मर्जी कि वो किसी एक को वोट दे, 2 को वोट दे या चारों को वोट दे। लेकिन अगर वह मान लीजिए कि 1 नंबर का वोट दिया B उम्मीदवार को, तो हो सकता है कि वो एक ही बी को वोट करके वापस लौट जाए। लेकिन अगर उसको लगेगा कि बी उम्मीदवार नहीं जीतने वाला है तो इसके बाद कौन उम्मीदवार बेहतर है जो जीत सके, तो सपोज कर लीजिए डी उसकी नज़र में बेहतर है तो डी को 2 नंबर का वोट दे के चला आएगा। और उसके बाद लगा कि अगर डी भी नहीं जीते तब ए को जीत जाना चाहिए तो उसको तीसरा नंबर का वोट डाल के आएगा। इसी ढंग से और दूसरा तीसरा जो वोटर आएगा किसी को भी 1 नंबर का, किसी को 2 और किसी को 3 नंबर का वोट डाल करके चला आएगा। लेकिन जब काउंटिंग होगा तो काउंटिंग होने के लिए काउंटिंग में तब सवाल उठता है कि भाई वोटों की गिनती कैसे होगी। तो वोटों की जो गिनती होती है उसके लिए एक अलग तरीका हो जाता है कि सबसे पहला जो तरीका है वो फॉर्मूला एक होता है न्यूनतम कोटा का। न्यूनतम कोटा कि कोई भी जो उम्मीदवार जीतेगा उसको वैध वोटों का मिनिमम 50% से ज़्यादा वोट लाना होगा तभी वो जीत सकता, अन्यथा नहीं। तो इसके लिए संविधान में क्या फॉर्मूला अपनाया गया है? इसके लिए जो फॉर्मूला अपनाया गया है कि दिए गए मतों की संख्या, दिए गए मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1 और फिर ऊपर में +1। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, मान लीजिए कि 20 वोट ऐसा हुआ जो कि दिया गया है तो कुल वोट गिरा कितना, 20। निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, जाहिर सी बात है अनुच्छेद 52 में हम लोग देख चुके हैं कि एक ही राष्ट्रपति होगा तो एक ही प्रतिनिधि निर्वाचित हो सकता है। फिर इसमें +1 फॉर्मूला है और यहाँ फिर +1 है। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या देखते हैं कि जो है आपको ये जो निकलता है वो कुल मिला करके कितना निकला, 11। तो जाहिर सी बात है कि यदि 20 वोट गिरा है तो कोई भी उम्मीदवार कम से कम कितना लाएगा वोट, तो मोर देन 50%, मतलब 20 का 11 वोट लाएगा तभी वो जीतेगा। और अगर किसी उम्मीदवार को मोर देन 50 नहीं आएगा तो प्रथम वरीयता क्रम की गिनती से फिर आगे बढ़ा जाएगा। सबसे पहले तो प्रथम वरीयता क्रम की वोट की गिनती हो जाएगी, अगर किसी को वहीं पर मोर देन 50% वोट आ गया तो वो विजेता घोषित हो जाएगा। सेकंड थर्ड प्रेफरेंस वरीयता की वोटों की गिनती नहीं होगी। लेकिन अगर मोर देन 50 नहीं आया तब फिर सेकंड प्रेफरेंस की गिनती होगी और सेकंड प्रेफरेंस की गिनती के दौरान जिसको सबसे कम वोट आया उसको हम हटा दिया जाता है और तब जो उम्मीदवार बचता है उनके बीच फिर जो है सो सेकंड प्रेफरेंस की वोट की गिनती होती है और वहाँ फिर जो मोर देन 50% लाया वो विजेता हो जाएगा। अगर नहीं लाया सेकंड प्रेफरेंस में कोई तो फिर थर्ड प्रेफरेंस की वोटों की गिनती होगी। इस तरह से तब तक चलता रहता है जब तक कि किसी उम्मीदवार को मोर देन 50% वोट नहीं आ जाता है। जैसे ही मोर देन 50% जिस वरीयता क्रम की वोटों की गिनती में आ जाएगा जिसको, वही विजेता घोषित हो जाएगा। तो ये जो है आपको अनुच्छेद 55 के अंतर्गत निर्वाचन की रीति का फैक्ट आता है कि ये तरीका है। अब सवाल यहाँ पर थोड़ा सा उठता है कि फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष क्यों होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, इस मुद्दे पर संविधान सभा में संविधान निर्माताओं के बीच काफ़ी बहस हुआ था, लेकिन अंततः जो फैसला हुआ कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से ही कराया जाए। दरअसल इससे पीछे जो तर्क रहा संविधान निर्माताओं का वो ये था कि राष्ट्रपति तो हमारा वास्तविक प्रधान होगा नहीं,
यह तो मात्र औपचारिक प्रावधान होगा। पहला शर्त ये था। दूसरा शर्त ये था कि हमारा देश गरीब है, करोड़ों की संख्या में वोटर हैं, और अगर प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाएगा तो काफ़ी खर्च भी होगा और कठिनाई भी होगी, तो इसलिए बेहतर है कि अप्रत्यक्ष चुनाव कराया जाए। और तीसरा जो है ये कि अगर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है तो ये किसी दल विशेष की सीमा से परे रहेंगे, तो इस हालत में इनको पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर का सम्मान प्राप्त होगा। और चौथा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क था, वो तर्क ये था कि अगर राष्ट्रपति का भी प्रत्यक्ष कराया जाए चुनाव, मतलब जनता के बीच से इनका चुनाव हो, तो उस हालत में सत्ता का दो ध्रुव, दो केंद्र बन सकता है। एक तरफ मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का केंद्र और दूसरी तरफ राष्ट्रपति का केंद्र। ऐसा इसलिए कि राष्ट्रपति को कभी लग सकता है कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री अगर जनता का प्रत्यक्ष जो है सो उम्मीदवार रह चुका है, तो मैं भी तो जनता के बीच से निर्वाचित हूँ, तो इसलिए राष्ट्रपति संभव है कि औपचारिक प्रधान होने की बजाय वास्तविक प्रधान के रूप में भी कार्य करने लगे, तो इसके चलते संवैधानिक संकट की स्थिति देश में पैदा हो सकती है। तो यही 3-4 तर्क मूल रूप से रहा जिसके चलते राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से कराने की व्यवस्था हमारे संविधान में हुआ। अब आता है जो है अनुच्छेद 56 पदावधि। पदावधि को अंग्रेजी में टर्म ऑफ ऑफिस कहा गया है। तो टर्म ऑफ ऑफिस जो कहा गया है, तो इसका क्या मतलब है टर्म ऑफ ऑफिस का? तो इसमें है, पहला कंडीशन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होगा? तो 5 साल का होगा। पहला ये आता है। दूसरा आता है कि कार्यकाल के पहले यदि राष्ट्रपति अपने पद से हटना चाहेगा तो यह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप करके पद से हट सकता है। तो प्रेसिडेंट किसको त्यागपत्र देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। तो और ये जो है सूचना किसको देगा त्यागपत्र का? तो तुरंत जो है लोकसभा के स्पीकर को देगा। तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट त्यागपत्र देगा वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा के स्पीकर को तुरंत दे देगा। ये है। अब है कि तीसरा इसमें कंडीशन है कि कार्यकाल पूरा होने के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के अपना पदभार संभाल नहीं लेते। तो कार्यकाल पूरा होने के बाद भी कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नए राष्ट्रपति के पदभार संभालने तक जो है पद पर बना रहेगा। तो ये व्यवस्था है। मतलब क्या कि सामान्य तौर पर तो ये 5 साल रह सकता है, लेकिन अगर 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया उसके बावजूद भी नए राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के शपथ ग्रहण नहीं कर लिया, अपना पद नहीं संभाला, तो ये अपने पद पर बने रहेंगे 5 साल की सीमा क्रॉस करने के बाद भी। ये है। उसके बाद है चौथा इसमें बिंदु आ जाता है कि यदि राष्ट्रपति को हटाने की नौबत आ जाएगी तब क्या होगा, कैसे हटाया जा सकता है? तो कहता है इसमें अनुच्छेद 56 कि अनुच्छेद 61 के आधार पर महाभियोग प्रस्ताव पारित करके संसद जो है राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकता है। तो ये आपको पदावधि टर्म ऑफ ऑफिस अनुच्छेद 56 के अंतर्गत ये प्रावधान है।
अब आता है आपका अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में। मतलब कि एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, कि कोई व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति बन गया है, क्या यह दोबारा तिबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो अनुच्छेद 57 जो है यह पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में चर्चा करता है, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। तो अनुच्छेद 57 कहता है कि इसकी कोई सीमा नहीं होगी, कोई सीमा नहीं। मतलब क्या है कि जो एक बार राष्ट्रपति बन गया है वह अनगिनत बार राष्ट्रपति बन सकता है, यद्यपि वो चुनाव में खड़ा हो, योग्यता की शर्तों को पूरा करता हो और निर्वाचित होने के बाद वह राष्ट्रपति आराम से बन सकता है। जबकि अमेरिका में है कि हम लोग जानते हैं कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति हो सकता है, 2 बार से ज़्यादा नहीं। जैसा कि बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति रहे, उसके बाद तीसरी बार वो उम्मीदवार नहीं बन सके। तो ये पुनर्निर्वाचन के बारे में है, कोई सीमा नहीं है। तो अब आता है अनुच्छेद 58 अर्हताएँ। तो अर्हताएँ मतलब योग्यता। योग्यता को संविधान में क्वालिफिकेशन कहा गया है। तो इसमें क्या व्यवस्था है, राष्ट्रपति के लिए क्या क्वालिफिकेशन। यहाँ पर क्वालिफिकेशन का मतलब आप शैक्षणिक योग्यता नहीं लगाइएगा, यहाँ पर क्वालिफिकेशन का संविधान में अर्थ है योग्यता। तो ये क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता, योग्यताएं की बात है इसमें। तो इसमें क्या कहता है, इसमें पहला जो है कंडीशन कि भाई भारत का नागरिक हो। नागरिक कहाँ का हो, तो भारत का हो, ये जो है आपको इसमें पहला है। दूसरा है कि इसका जो एज हो वो मिनिमम 35 ईयर्स हो। तीसरा जो है वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये व्यवस्था है। और चौथा जो है किसी लाभ के पद पर जो है वह नहीं हो। लाभ के पद का मतलब कि नौकरी में नहीं हो। यह भी हम लोग जान लें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री का जो पद है वह अधिकारी का पद नहीं माना जाता है, इसलिए इन लोगों का पद लाभ का पद नहीं है। तो जो सरकारी नौकरी में है वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बन सकता है। बन कौन सकता है, जो नौकरी में नहीं है। अब आता है इसके बाद शर्तें में। तो अनुच्छेद 59 जो है वह राष्ट्रपति के पद का क्या शर्त होगा, क्या कंडीशंस होगा, उसका चर्चा करता है। तो इसमें जो चर्चा है संविधान में शर्त के अंतर्गत वो क्या है कि राष्ट्रपति जो होगा वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने का मतलब कि न तो लोकसभा का, न राज्यसभा का, न विधानसभा का, न विधान परिषद का। तो पहला है कि किसी भी सदन का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य जो है सदस्य राष्ट्रपति नहीं होगा। किसी भी सदन का कहने का मतलब लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो या विधान परिषद, इसमें से किसी भी सदन का राष्ट्रपति सदस्य नहीं होगा। मतलब क्या, न एमपी हो सकता है, न एमएलए हो सकता है, न एमएलसी हो सकता है। दूसरा इसी में है कि यदि राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य होते हुए राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो गया है तब क्या होगा। तो कहता है कि किसी भी सदन का सदस्य होते हुए यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाता है तो जिस दिन वह पदभार ग्रहण करेगा, मतलब शपथ लेगा, उसी दिन अपने आप स्वतः यह मान लिया जाएगा कि राष्ट्रपति जिस सदन का सदस्य था उसकी सदस्यता समाप्त हो गई। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि सदन का सदस्य रहते हुए
सदन का सदस्य रहते हुए राष्ट्रपति बनने के बाद पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सदस्यता स्वतः अपने आप समाप्त मान ली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये दूसरा कंडीशन है। पहला कंडीशन था कि सदस्य हो ही नहीं सकता, दूसरा है कि सदस्य हो गया तब क्या होगा, तो जीतने के बाद, शपथ लेने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तीसरा है इसमें कि कोई लाभ का पद वह धारण नहीं करेगा। चौथा है कि कार्यकाल के दौरान उनको मिलने वाला जो वेतन भत्ता और अन्य सुविधा होगा उसमें कोई कटौती नहीं हो सकता है। तो कार्यकाल के दौरान जो उनका वेतन भत्ता होता है, इसमें वेतन भत्ता में कोई कटौती नहीं हो सकता, कोई कटौती नहीं हो सकता है, ये व्यवस्था है इसमें। तो ये सारा जो है कंडीशन जुड़ा हुआ है राष्ट्रपति के पद से। अब हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 60 मतलब शपथ की बात, कि संविधान में राष्ट्रपति के लिए शपथ की क्या व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो हैं, ये किसके समक्ष शपथ लेंगे, तो ये शपथ लेंगे आपको CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, मुख्य न्यायाधीश के सामने। और अगर मुख्य न्यायाधीश बाय द वे उपलब्ध नहीं है या इनका पद खाली है, तब उस हालत में जो अदर सीनियर मोस्ट जज होंगे, मतलब ज्येष्ठतम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के बाद दूसरे नंबर के जो न्यायाधीश हैं उनके सामने, तो ज्येष्ठतम न्यायाधीश के सामने शपथ लेंगे। जैसे अभी बोबड़े साहब मुख्य न्यायाधीश हैं, कोई राष्ट्रपति अगर निर्वाचित होगा तो बोबड़े साहब शपथ दिलाएंगे। बाय द वे बोबड़े साहब उपलब्ध नहीं है या इनका पद खाली हो जाता है, तो उनके बाद के जो दूसरे सीनियर मोस्ट जज हैं वो जो है सो जस्टिस रमन्ना है। तो जस्टिस रमन्ना के सामने उस राष्ट्रपति को शपथ लेना होगा। तो ये आ जाता है शपथ की बात। अब आता है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 जो आ जाता है, इसमें क्या है, इसमें है महाभियोग, इम्पीचमेंट की बात। तो अनुच्छेद 61 में है कि संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में राष्ट्रपति को संसद महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटा सकता है। तो यहाँ पर 2-3 बात हम लोग को याद रखना होगा। पहली बात कि राष्ट्रपति को अगर हटाया जा सकता है तो कौन हटा सकता है, संसद हटा सकता है। हालांकि निर्वाचन में भाग संसद के अलावा राज्य की विधानसभा भी लेता है, लेकिन हटाने में विधानसभा की भूमिका नहीं है, केवल संसद की भूमिका है। पहला बात तो ये। दूसरा बात है कि राष्ट्रपति को हटाया किस आरोप में जा सकता है, तो केवल एकमात्र आरोप, एकमात्र आधार वो है संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में। और तीसरा जो हमको यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से याद रखना होगा कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाएगा, तो यह बना सकता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का उल्लेख संविधान में कितनी बार हुआ है, तो केवल 2 बार हुआ है। अगर अनुच्छेद पूछ देगा किस किस अनुच्छेद में, तो हम लोग देख चुके हैं कि एक अनुच्छेद 56 में था कि जो है
इनका कार्यकाल के दौरान जो चर्चा हुआ था, और दूसरा अनुच्छेद जो है 61 में। तो एक आधार है संविधान का उल्लंघन। चर्चा कहाँ कहाँ है? तो अनुच्छेद 56 में और अनुच्छेद 61 में चर्चा है। कौन इसको हटा सकता है? तो संसद। विधानसभा की क्या भूमिका होगी हटाने में? तो नहीं होगी। अब है कि संविधान का उल्लंघन करने का आरोप संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन लगा सकता है। जो भी सदन लगाएगा, तो सपोज कर लीजिए कि हमारे देश में जो संसद है उसमें दो सदन है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो दोनों सदन में से कोई भी सदन आरोप लगा सकता है। सपोज कर लिए कि राज्यसभा लगाना चाहता है, तो इसको अपनी कुल सदस्य संख्या का जो 1/4 सदस्य होगा उसको लिखित सूचना 14 दिन पहले देना होगा। 14 दिन पहले लिखित सूचना देना होगा राष्ट्रपति को, और तब लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव आएगा। और लोकसभा ने यदि अपनी सदस्य संख्या के 2/3 के बहुमत से इसको पारित कर दिया, तब ये मामला कहाँ जाएगा? दूसरे सदन में, मतलब राज्यसभा में। और यही काम यदि शुरुआत में राज्यसभा ने किया होता तो राज्यसभा से पारित होकर के कहाँ जाता? लोकसभा में जाता। अब राज्यसभा मतलब दूसरा सदन में जो गया, तो यहाँ यह क्या करेगा? तो यहाँ संविधान में शब्दावली है कि अन्वेषण करेगा। अन्वेषण मतलब जांच करेगा महाभियोग प्रस्ताव का, या किसी समिति के माध्यम से करेगा। सदन चाहे तो खुद करेगा, या अपनी एक कमेटी बना करके इस पर आरोप का जैसो जांच कमेटी बैठा देगा। अब अगर यह तो ये जो अन्वेषण करेगा, तो इस अन्वेषण के दौरान राष्ट्रपति को वहाँ स्वयं उपस्थित होकर के या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज करके अपना पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि दूसरा सदन अन्वेषण के बाद इस प्रस्ताव को अपने सदन की सदस्य संख्या के 2/3 से इसको पारित कर दिया, 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, तब क्या होगा? तब कहता है हमारा संविधान कि राष्ट्रपति को तुरंत त्याग पत्र दे देना होगा। लेकिन हम लोग को एक बात याद रखना होगा कि अब तक हमारे देश के संसदीय इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। एक बार चर्चा चला था जोर शोर से, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काल में ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, तो उसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच में काफ़ी विवाद हुआ था, मतभेद था। तो सवाल ये पैदा हुआ था कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला करके संसद में पारित करके इनको हटा दिया जाए, लेकिन ये प्रयास फिर आगे हुआ नहीं। तो इस तरह से किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ अभी तक महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। तो महाभियोग प्रस्ताव दरअसल क्या है? एक न्यायिक प्रक्रिया है। हम लोग याद रखेंगे कि यह एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद के द्वारा चलाया जाता है। किसके खिलाफ चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के खिलाफ चलाया जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है आता है पद रिक्ति के बारे में। तो पद रिक्ति, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली होता है, तो क्या है, क्या हो सकता है? तो पद रिक्ति के बारे में जो है अनुच्छेद 62 जो कहता है, वो कहता है कि पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना होगा। तो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना होगा, ये कहता है। दूसरा कहता है कि जो है अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद बीच में ही खाली हो गया, रिक्त हो गया, तब क्या होता है? तो कहता है कि यदि कार्यकाल के दौरान ही किसी राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली हो गया, चाहे वो त्यागपत्र दे दें, मृत्यु हो जाए या अन्य कोई कारणवश, तो उस हालत में कहता है
कि 6 माह के अंदर अंदर 6 माह के अंदर अंदर चुनाव नए राष्ट्रपति का करा लेना होगा। तीसरा कहता है फिर इसी में कि जो नए राष्ट्रपति बनेंगे, निर्वाचित होंगे, उनका क्या कार्य होगा, कार्यकाल होगा। तो कहता है कि नए राष्ट्रपति का भी जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। तो नए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होगा? कार्यकाल जो होगा वो आपको 5 साल का होगा। तो ये जो है आपको आ जाता है पद रिक्ति के बारे में। उसके बाद अब है लास्ट में अनुच्छेद 72 कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में यदि विवाद हो जाता है किसी कारणवश तो तब क्या होगा। तो अनुच्छेद 71 विवाद मतलब मैटर्स रिलेटिंग टू प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की चर्चा आपको अनुच्छेद 71 में है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में यदि कोई शंका या जो है सो विवाद होता है तो उसका क्या होगा। तो इस संबंध में जो है कहता है कि भाई अगर विवाद होता है चुनाव के बारे में, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में चर्चा है, तो ये विवाद की सुनवाई कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इसका जो फैसला होगा, फैसला जो इसका होगा वो अंतिम होगा, फैसला जो होगा अंतिम होगा। तो हम लोग को याद रखना है कि विवाद चुनाव के संबंध में होगा तो उसकी केस की सुनवाई कहाँ होगा? तो सुप्रीम कोर्ट में होगा। और सुप्रीम जो फैसला दे देगा, जो विनिश्चय कर देगा, वो अंतिम माना जाएगा, ये कहता है। दूसरा है इसमें कि अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के चुनाव को रद्द कर दिया अपने फैसले में कि भाई गलत तरीके से चुनाव हुआ, यह गलत आधार पर हुआ, तो जितने दिनों तक पद पर रहते हुए राष्ट्रपति ने काम किया वह काम क्या माना जाएगा? क्या वह वैध होगा कि वह काम भी रद्द मान लिया जाएगा? तो अगर जो है सो चुनाव को ही अगर रद्द कर दे सुप्रीम कोर्ट तब क्या होगा? तो कहता है कि राष्ट्रपति को तो हट जाना होगा, लेकिन अपने कार्यकाल में मतलब जितने दिनों तक उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है वो काम वैध होगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया काम, राष्ट्रपति के द्वारा पहले किया गया काम जो है वह वैध होगा, वैध माना जाएगा। तो मतलब क्या है कि काम रद्द नहीं होगा, राष्ट्रपति को अपने पद से हट जाना होगा, ये कहता है। उसके बाद जो है अब आता है इसी में एक तीसरा पॉइंट आता है कि मान लीजिए कि अनुच्छेद 54 के अंतर्गत तो कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा और निर्वाचक मंडल में जो शामिल होंगे वही वोटर होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। तो निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होता है? संसद का निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल का निर्वाचित सदस्य। लेकिन अगर किसी विधानसभा मतलब किसी राज्य की विधानसभा भंग हो या लोकसभा ही भंग हो तब क्या होगा? तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है? मतलब निर्वाचक मंडल में खाली हो कोई स्थान, कोई राज्य का जगह या संसद का, तब क्या होगा? तो ये कंडीशन हुआ था तब जबकि 1974 में छठे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। छठे राष्ट्रपति का चुनाव जो हो रहा था उस दौरान ये मामला आया। हुआ था क्या है कि गुजरात विधानसभा भंग था, तो मामला विवाद का विषय बना कि भाई गुजरात विधानसभा भंग है तो चुनाव में तो वहाँ के विधायकों की भागीदारी हो नहीं सकेगी, तो इसलिए अभी चुनाव नहीं कराना चाहिए। तो ये जब विवाद पैदा हुआ तब राष्ट्रपति ने क्या किया कि राष्ट्रपति ये जो विवाद पैदा हुआ तब राष्ट्रपति जो है हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत
राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा कि आप बताएं कि इस हालत में क्या चुनाव हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला में कहा कि हाँ, चुनाव हो सकता है। अगर निर्वाचक मंडल में कोई जगह खाली है तो उसके बावजूद भी चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रोका जा सकता है। तो ये जो है आया फैसला आपको क्लियर हो गया कि भाई कोई विधानसभा भंग भी रहेगा, निर्वाचक मंडल में जगह खाली भी रहेगा, तब भी जो है राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो इस तरह से राष्ट्रपति के बारे में चर्चा आता है। और एक बात जो 58 में हम लोगों ने देखा वो थोड़ा सा ध्यान में हम लोग रखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसके लिए योग्यता इतना कम क्यों रखा गया कि भारत का नागरिक हो, उम्र मात्र 35 साल हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इतना कम योग्यता का शर्त क्यों? तो दरअसल राष्ट्रपति का पद हमारे देश में जो है सो राष्ट्राध्यक्ष का पद होता है, राष्ट्र प्रमुख होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है और देश में सर्वाधिक सम्मान का पद होता है। तो संविधान निर्माताओं ने आम जनता के दिलो दिमाग में एक सम्मान की भावना, गर्व की भावना भरने के उद्देश्य से राष्ट्रपति के लिए इतना कम योग्यता का शर्त रखा कि लोकतांत्रिक मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति को यह गर्व का एहसास हो, यह आत्मविश्वास हो कि मैं भले ही सामान्य इंसान हूँ लेकिन मैं भी राष्ट्रपति बन सकता हूँ, क्योंकि मैं उनकी जो योग्यता होती है उसको फुलफिल करता हूँ। तो आम नागरिकों में सम्मान और गर्व का बोध पैदा करने के लिए लोकतांत्रिक मान्यताओं या सिद्धांतों को आधार बनाते हुए राष्ट्रपति के लिए योग्यता का इतना कम शर्त रखा गया है। तो ये जो है आपको है कि इतना कम शर्त रखा गया। एक बात और आता है कि हम लोगों ने जो अनुच्छेद 55 देखा निर्वाचन की रीति, तो अब है कि लोकतांत्रिक मान्यता या सिद्धांतों के अनुसार राष्ट्रपति के पद के लिए तो इतना कम शर्त रखा गया, तब क्या हमारे देश में जो अरब से ज़्यादा की आबादी है तब तो हर व्यक्ति उम्मीदवार बन जा सकता है राष्ट्रपति का। तो इसके लिए जो है हुआ व्यवस्था कि भाई हर आदमी उम्मीदवार नहीं हो राष्ट्रपति के पद के लिए, बल्कि जो गंभीर आचरण का हो, समझ का हो और जिनको समर्थन जो है निर्वाचक मंडल का ज़्यादा मिल सके वही खड़ा हो सके। तो इसके लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 हमारे देश में बना हुआ है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 बना हुआ है। तो इसके अंतर्गत 1997 के पहले तक क्या था कि भाई वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है जिसकी उम्मीदवारी का 10 अनुमोदक हो जाए और 10 जो है प्रस्तावक हो जाए, और इसके अलावा 2500 रुपया वो जमानत राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर दे। लेकिन तब भी देखा क्या गया कि जो है ये जो 10 प्रस्तावक का शर्त था, प्रस्तावक का 10 अनुमोदक का शर्त था और प्लस जो है आपको 2500 रुपये का शर्त था। तो देखा क्या गया कि भाई जो उम्मीदवार गंभीर नहीं है वो भी खड़ा हो जाता है। तो ये कठिनाई का विषय समझा गया। तब जाकर के 1997 में यह व्यवस्था हुआ, इसमें संशोधन किया गया इस नियम में। और उसमें क्या संशोधन हुआ कि 10 प्रस्तावक की जगह जो है
50 प्रस्तावक कर दिया गया, 10 अनुमोदक की जगह 50 अनुमोदक कर दिया गया और 2500 रुपया की जगह 15,000 रुपया कर दिया गया जमानत राशि का। तो अब जो है इसके चलते देखा गया है कि जो गंभीर उम्मीदवार नहीं है वो उम्मीदवार अब राष्ट्रपति पद के लिए नहीं बनते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोगों के लिए जो प्रश्न बनता है वो जो है सो यही सब बनता है। और एक और प्रश्न आपको बन सकता है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो क्या कह करके शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति जो शपथ लेता है यह जो है याद रखिएगा, संविधान जो शपथ लेता है वह संविधान के संरक्षण का और प्लस जो है संविधान की रक्षा का। मतलब क्या कि प्रोटेक्ट और डिफेंड संविधान का वो प्रोटेक्शन करेगा, संविधान का वो डिफेंड करेगा, ये कह करके राष्ट्रपति शपथ लेता है। प्रश्न कभी कभी पूछता है कि राष्ट्रपति क्या कहकर शपथ लेता है, तो संविधान की रक्षा और सुरक्षा का यह शपथ लेता है, यह भी याद रखना है। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रपति के सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत जो मैटर है संविधान में और जो क्वेश्चन है वो ये सब बनता है। हालांकि कुछ और जो है मिसलेनियस प्रश्न इससे बन जाते हैं कि प्रथम राष्ट्रपति कौन, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन, प्रथम हरिजन सो दलित राष्ट्रपति कौन, तो उसका अलग से हम लोग एक चार्ट के रूप में देख लेंगे। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी और इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ज़रूरी है। अगर पसंद आ जाए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें।